मेरी नेपाली पत्नी मेरी मिठाई की दुकान पर बैठती तो 1 घंटे में सारी मिठाइयाँ बेच देती। मैं यह देखकर बहुत हैरान होता था, क्योंकि जब मैं दुकान पर बैठता तो कोई भी ग्राहक दुकान पर मिठाई खरीदने नहीं आता था। अब रोज मेरी पत्नी ही दुकान पर बैठती और 1 घंटे में सारी मिठाइयाँ बेच देती। एक दिन रात जानने के लिए मैं साड़ी पहनकर औरत बनकर मिठाई लेकर आया तो मिठाई का डब्बा खोलते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मेरा नाम मुकुल है। मैं कुछ सालों पहले दिल्ली में नौकरी करने के लिए गया था। मैं वहाँ पर फैक्ट्री में नौकरी करता था और मुझे वहाँ पर एक नेपाली लड़की मिल गई। वह मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए शादी कर ली। लेकिन उस लड़की की फैमिली नेपाल में ही रहती थी। मेरी शादी के 1 साल बाद फैक्ट्री में एक हादसा होने की वजह से मेरा एक हाथ कट गया। मेरा एक हाथ कट जाने की वजह से मैं लाचार हो गया था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इससे पहले मैं अच्छे पैसे भी कमाता था और मैं अपने मम्मी पापा को पैसे भी भेजा करता था। लेकिन अब मेरा एक हाथ नहीं था और एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, जिससे मैं चल तो पाता था लेकिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत आती थी और मैं लाचार हो गया था। अब जबकि मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई सहारा नहीं था जो मुझे कमाकर दे सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना था। मेरी पत्नी ने मुझे आइडिया दिया, क्यों ना मैं मिठाई बनाऊं और आप हमारे इस छोटे से घर में ही जो छोटी सी बैठक बनी हुई है वहीं पर मेरी बनाई हुई मिठाई बेच दिया करो। मुझे अपनी पत्नी का यह आइडिया पसंद आया और इसलिए मैंने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी सारा दिन घर में रहती और मैं बैठक में बैठकर मिठाई बेचा करता था। मुझे यह काम करते हुए लगभग 10 दिन हो गए थे, लेकिन मेरी सारी मिठाइयाँ रखी की रखी रह जाती थी। मेरा एक जानने वाला था जो मिठाई बनाने का सामान मार्केट से लाकर मेरी पत्नी को देकर चला जाता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि शुद्ध मिठाई बनाया करो, मिठाई में कभी मिलावट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार इंसान था और सारे काम ईमानदारी से करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिठाई से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजर चुका है, इसलिए मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। शुद्ध मिठाई ही बेचूंगा जिससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, बल्कि मिठाई खाने से उनकी हेल्थ अच्छी हो। लेकिन मुझे अपनी दुकान पर बैठे हुए पूरा दिन गुजर जाता था, कोई भी मिठाई खरीदने ही नहीं आता था। हमारे घर में एक ही फ्रिज थी, वह भी छोटी सी थी, और मैं बासी मिठाई अपने कस्टमर को नहीं बेचना चाहता था। मेरी पत्नी कहती कि अगर हम मिठाई फ्रिज में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगी, इसलिए उसने सारी मिठाई ली और मोहल्ले के सारे बच्चों को बांट दी। मेरी पत्नी का नाम अर्पिता था और वह नेपाली थी, लेकिन यहाँ पर वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। तब मैं अपनी फैक्ट्री में काम करता था, मुझे वह पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए कहा। अर्पिता ने जब अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में बात की तो उसके मम्मी पापा भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे, और जब मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा तो वह भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे। हमने बड़ी सादगी से ही शादी की थी। हम दोनों हमारी शादी के दिन ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। अब जबकि मैं दिल्ली में ही काम करता था, इसलिए मैंने एक किराए का मकान खरीदा था। अर्पिता के साथ इस किराए के मकान में शिफ्ट हो गया था। वह यहाँ की हर चीज को जानती थी और उसे यहाँ के हर रास्ते के बारे में मालूम था। अर्पिता बहुत ही खूबसूरत थी और मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं था। मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे मम्मी पापा ने अर्पिता को कहा भी था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वह मेरा साथ छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं थी। और मेरी शादी के पूरे 1 साल बाद मेरे साथ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ कट गया और एक पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन अर्पिता की यहाँ पर सबसे जान पहचान थी। अब जब मेरे साथ यह हादसा हो गया तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बहुत कहा कि तुम गांव वापस आ जाओ, लेकिन मैं गांव वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव में मुझे अपने हिसाब का कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था और मेरा मानना यह है कि अनपढ़ इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं चुपचाप दिल्ली चला आया था और यहाँ पर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। यहाँ मुझे पैसे अच्छे मिल जाते थे, इस वजह से मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। मेरे मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। हमारे घर से गरीबी दूर हो गई थी। मुझे दिल्ली में नौकरी करते हुए 4 साल हो गए थे, इसलिए मुझे दिल्ली की ही आदत पड़ गई थी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था और मैं अर्पिता को लेकर परमानेंट वही शिफ्ट हो गया था। मेरे मम्मी पापा ने भी कहा था कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं गांव जाकर अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे मम्मी पापा भी बूढ़े हो चुके थे। घर में मेरे एक भैया भाभी भी रहते थे
वह लोग सोचते कि अब यह लाचार हो गया है और हम पर बोझ बनने के लिए हमारे पास आ गया है। इसकी मजबूरी है इसलिए हमारे पास आया है। लेकिन मैं तो बहुत ईमानदार और खुददार इंसान था, इसलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैंने अर्पिता से कहा मैं दूसरा काम यहीं पर कर लूंगा, लेकिन गाँव नहीं जाऊंगा। अभी मेरी टांग का फ्रैक्चर भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं बैठकर मिठाई बेचने लगा था। कोई दूसरा काम भी मुझे नहीं आता था। जब इंसान का हाथ नहीं होता तो भला कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है। मेरा दायां हाथ कट गया था तब मैं बहुत मजबूर और लाचार हो गया था। मैं मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरी मिठाई बिकी नहीं रही थी। पूरे 10 दिन से मिठाई रोज बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था क्योंकि इस तरह से तो कुछ होने वाला नहीं था। जो मेरे जुड़े हुए पैसे थे वह मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास जुड़े हुए पैसे भी नहीं बचे थे। अर्पिता बहुत अच्छी थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और बड़ी मेहनत से मिठाई तैयार करती थी। इस हादसे के बावजूद भी वह मेरी बहुत मदद कर रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देगी। मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया था, इसलिए मेरे सारे काम भी वही किया करती थी। उसे घर के काम भी करने होते थे और मेरे काम भी करने होते थे। अब तो वह मिठाई भी बनाने लगी थी। अर्पिता बहुत सीधी और मेहनती थी। इस मुश्किल की घड़ी में भी वह मेरा बहुत साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि मेरी मिठाइयाँ नहीं बिक सकी और खराब होने के डर से अर्पिता ने उसे बच्चों में बांट दी। अर्पिता कहने लगी इस तरह से तो रोज हमारा नुकसान होता चला जा रहा है और अब आगे मिठाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा और हमारे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरे पास अर्पिता के सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था और उससे बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अर्पिता भी रोने लगी थी। वो मुझे बहुत तसल्ली देने लगी, कहने लगी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, आप परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्पिता हिंदी भाषा भी बोलना जानती थी, लेकिन वह नेपाली थी। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मुझे कभी कभी ये अफसोस होता था कि कहीं मेरी पत्नी यह ना सोचे कि मैं अब उसके काबिल नहीं रहा, और मुझे यह डर रहने लगा था कि कहीं अर्पिता मुझे छोड़कर न चली जाए। लेकिन वह कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और कभी बुरे हालात में आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन आगे क्या होगा मुझे इसी बात की टेंशन रहने लगा था। फिर उसने मुझे एक सॉल्यूशन बताया जिसे सुनकर मैं नाराज भी हो गया था। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को दूसरा कोई मर्द देखे, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी जगह मिठाई बेचती हूँ। मैंने कहा कि मुझे यह बात पसंद नहीं है कि तुम दुकान पर बैठकर मिठाई बेचो और दूसरे मर्द आकर तुम्हारी तरफ नजर डाले। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और यह आइडिया तुम्हारे दिमाग में आखिर कहाँ से आया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें कभी दुकान पर बैठने की परमिशन नहीं दूंगा। वह कहने लगी यह हमारी दुकान नहीं है, बल्कि यह तो हमारे घर में बना हुआ छोटा सा कमरा है और मुझे कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाना है। अपने घर में ही बैठकर तो मिठाई बेचनी है, लेकिन मैं आगे नहीं बैठूंगी, मैं साइड में होकर बैठ जाया करूंगी। मोहल्ले की औरतों को अगर पता चलेगा कि इस दुकान पर औरत बैठकर मिठाई बेचती है तो आदमियों के साथ साथ औरतें भी मिठाई लेने आया करेगी। मर्द तो ज्यादातर नौकरी पर चले जाते हैं, इसलिए औरतों को भी मिठाई की जरूरत होती होगी, वह खुद ही आकर ले जाया करेगी। अर्पिता की यह बात तो बिल्कुल सही थी कि औरत को देखकर औरत दुकान से मिठाई लेकर चली जाएगी, और यह बात भी थी कि यह कोई दुकान नहीं है, बल्कि यह तो हमारे घर का कमरा था। अर्पिता अपने घर में ही तो बैठेगी। फिर भी मुझे यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन हालात के बारे में सोचते हुए मैंने अर्पिता को परमिशन दे दी। फिर अगले दिन मुझे खबर मिली कि नेपाल से मेरी पत्नी की बहन इच्छा आ रही है। वह मेरी तबीयत देखने के लिए आ रही थी। इच्छा आते ही कुछ देर तक अपनी बहन के साथ बैठी रही, उसके बाद मेरे पास आकर बैठ गई, मेरे से बातें करती रही। इच्छा मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे घर की परेशानी भरे हालात के बारे में सुनाना शुरू कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि मेरी साली सोचेगी कि यह लड़का मेरी बहन को परेशान रख रहा है। जब मेरी पत्नी ने अपनी बहन को बताया कि वह मिठाई की दुकान पर बैठना चाहती है, तो उसकी बहन इच्छा को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं हुआ। वह कहने लगी अगर यह दुकान पर बैठ जाएगी तो कोई बात नहीं, और वैसे पत्नी ही तो पति के बुरे हालात के वक्त काम आती है। अगर यह आपका साथ दे रही है तो इसमें क्या बुरी बात है।
और फिर अगर आपकी पत्नी ही आपका साथ नहीं देगी तो फिर आपका साथ कौन देगा? क्योंकि इस अनजान शहर में आपका कोई भी नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे यही कहती हूँ कि आप इस शहर से नेपाल आ जाओ या फिर अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है अर्पिता को दुकान पर बैठाना तो फिर आपको जो ठीक लगे आप वह कर लो। आप दोनों अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि अर्पिता दुकान पर बैठती है। मेरी साली ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अर्पिता को परमिशन दे देता हूँ। मेरी साली 4 दिन हमारे घर ठहर कर जाने लगी तो जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि वह अगले महीने फिर से हमारे घर आएगी। मैंने अर्पिता से कहा कि सब तो ठीक है, तुम्हारी बहन इतनी जल्दी नेपाल से दिल्ली क्यों आएगी? तुम्हें उससे क्या कोई पर्सनल काम है या फिर तुम्हारी बहन को तुमसे कोई काम है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इच्छा की ननद यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ती है, इसलिए वो अपनी ननद से मिलने कभी कभी आ जाती है और हम लोग भी यही रहते हैं तो अपनी ननद से भी मिल लेती है और हम लोगों से भी मिल लेती है। मैंने अर्पिता से कहा कि चलो ठीक है, यह तो अच्छी बात है क्योंकि मैं तो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने के लिए मना किया था और फिर मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं सफ़र कर भी नहीं सकता था और अर्पिता को उसके मायके वालों से भी मिलवाने के लिए नहीं लेकर जा सकता था। अच्छी बात थी कि उसके मायके वाले खुद यहाँ आने लगे थे। इसमें मेरा ही फायदा था कि अर्पिता अपने घर वालों से यहीं पर मिलेगी, मुझसे अपने मायके जाने की जिद नहीं करेगी। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे कुछ पैसे उधार मांगे क्योंकि मेरे पास मिठाई बनाने के सामान के लिए पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। आज जो मेरे पास मिठाइयाँ रखी हुई थी, अगर यह नहीं बिकती तो फिर कल पता नहीं हम क्या करते, क्योंकि हम लोग वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। अर्पिता पहले आस पड़ोस के लोगों के यहाँ चक्कर लगाकर आई थी। कहने लगी, मैं थोड़ी देर पड़ोस की औरतों के पास बैठने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम क्यों जा रही हो? तो कहने लगी कि मैं लोगों के घरों में जाकर कहकर आऊंगी, यह मेरे हाथ की शुद्ध बनी हुई मिठाई है। मेरी मिठाई खाने से आप लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी और ना ही मेरी मिठाई में कोई मिलावट होगी। यह बात अभी तक लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि हम मार्केट से ही मिठाई खरीद कर बेचते हैं, तभी कोई हमारी मिठाई खरीदने नहीं आता है। जब लोगों को यह पता चलेगा कि घर की बनी हुई मिठाइयाँ हैं और शुद्ध मिठाई है तो लोग खुद चलकर हमारे पास आएंगे और हमारी मिठाई को टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो उन्हें मिठाई बहुत पसंद आएगी। उसके बाद हमारी मिठाई की बिक्री होने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब औरतों को पता चलेगा कि मैं मिठाई बेच रही हूँ तो औरतें भी यहाँ पर मिठाई लेने के लिए आ जाया करेगी। हमें अपनी मिठाई की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो हमारा काम चलेगा। अर्पिता सिर्फ हमारे मोहल्ले के ही कुछ घरों में गई थी, उसके बाद वापस आ गई और कहने लगी कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि आज यह मिठाइयाँ बिक जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद अर्पिता मिठाई की दुकान पर बैठ गई। एक कस्टमर औरत आई तो अर्पिता ने उसे मिठाई दी। वह औरत लगभग 1 किलो मिठाई खरीद कर ले गई। मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हुई। मैंने उससे कहा कि एक कस्टमर से काम नहीं चलेगा। आज अगर हमारी यह सारी मिठाइयाँ नहीं बिकेगी तो कल की मिठाई बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आज की सारी मिठाइयाँ बिक जाए ताकि हम नुकसान में ना आए। मैं बैठे बैठे बहुत थक गया था और टेंशन की वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आराम करने के लिए कुछ देर अपने कमरे में जाकर लेट गया और अर्पिता से कहा कि तुम दुकान का ध्यान रखना। मैं जब आराम करने के लिए लेट गया तो मुझे नींद आ गई। अचानक जब मेरी आँख खुली तो मुझे सोते हुए 4-5 घंटे हो गए थे। मैं घबराकर लंगड़ाता हुआ अपनी दुकान पर गया। मैं यही सोच रहा था कि आज भी मिठाइयाँ नहीं बिकी होगी। मैं अपनी बैठक में गया और अर्पिता से कहने लगा, क्या हुआ, आज भी मिठाइयाँ नहीं बिकी होगी? तो अर्पिता मुस्कुराने लगी, कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज मैंने सारी मिठाइयाँ बेच दी है। और उसने सारे पैसे उठाए और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे तो यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने जब दुकान की तरफ नजर घुमाई तो सारी की सारी मिठाइयाँ खत्म हो चुकी थी। यह बात सच थी कि अर्पिता ने सारी मिठाइयाँ बेच दी थी और वह इस बिकी हुई मिठाई के पैसे मुझे दे रही थी। मैं हैरान रह गया था कि इतनी ही देर में मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ खत्म हो चुकी थी और मेरी दुकान बिल्कुल खाली हो गई थी। मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ बिक चुकी थी। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मजाक कर रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं दुकान की तरफ देखा तब यकीन करने के अलावा और कोई चारा भी मेरे पास नहीं था।
मिठाई के सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे और पैसे भी उतने ही थे जितने आज की मिठाई के टन थे। हमारी सारी मिठाइयाँ लगभग 15,000 की बिक गई थी। अर्पिता ने कहा कि इनमें से आधे पैसे मुझे दे दो ताकि मैं कल की मिठाई बनाने का सामान ला सकूं। मैंने आधे पैसे अर्पिता को दे दिए और अर्पिता खुद सामान लेने के लिए घर से निकल गई। मैं बहुत हैरान था कि आज हमारी सारी मिठाइयाँ बिक गई थी। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। जब अर्पिता दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती तो सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी। मेरी दुकान पर औरतें और मर्द दोनों ही मिठाई खरीदने के लिए आते थे। लोग काफी खुशी खुशी मिठाई लेकर जाने लगे थे और हमारी मिठाई की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर के हालात भी सुधरने लगे थे। हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद अर्पिता ज्यादा सामान लेकर आई और सारी रात किचन में खड़े होकर मिठाई बनाती और डब्बे में ही मिठाई रखकर उसको पैक कर दिया करती थी। उसका कहना था कि खुली हुई मिठाई पर कीड़े बैठते हैं जिनसे बीमारियां फैलती है। हमें इस काम को करते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे और हर महीने मेरी साली इच्छा भी आती थी। वह हमारे इस काम से बहुत खुश हुई थी। इच्छा कहने लगी कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपके घर के हालात बदल गए हैं और आप दोनों ने मेहनत करके अपने घर की गरीबी को खत्म कर दिया, वरना तो लोग इस तरह का हादसा हो जाने के बाद अपने अंदर की हिम्मत को खत्म कर देते हैं और अपने रिश्तेदारों से उम्मीद लगाने लगते हैं। आप दोनों ने तो खुद मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लिया, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इच्छा बहुत खुश हुई थी। वह हर महीने हमारे घर आने लगी थी। एक दिन इच्छा घर आई हुई थी और वह दोनों दूसरे कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि इच्छा अपनी बहन को एक छोटा सा कट्टा दे रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो अचानक इच्छा ने उस कट्टे को छुपा दिया। उन दोनों की नजर जैसे ही मुझ पर गई तो अर्पिता घबरा गई और उसने अपनी बहन को इशारा किया और मुझे बातों में लगा लिया। इच्छा बहुत शातिर थी। वह चुपचाप उस कट्टे को उठाकर ऊपर वाले कमरे में लेकर चली गई। मैंने अर्पिता से पूछा कि इस कट्टे में क्या है, तो अर्पिता कहने लगी इच्छा का कुछ पर्सनल सामान है, वह ऊपर स्टोर रूम में रखने जा रही है। उन दोनों को शायद पता नहीं था कि मैं उनकी चालाकी समझ गया था। वह दोनों मुझसे कुछ छुपा रही थी। उस कट्टे में कुछ जरूर ऐसा था कि वह मुझे बताना नहीं चाह रही थी। हमारा स्टोर रूम ऊपर बना हुआ था लेकिन मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से मैं सीढ़ियों तक नहीं चढ़ सकता था। अर्पिता और इच्छा दोनों ही मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं चाहता था कि ऊपर जाकर देखूं कि आखिर इस कट्टे के अंदर क्या है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। जब इच्छा नीचे उतर कर आई तो मैंने उससे भी वही सवाल किया कि तुम स्टोर रूम में क्या रखकर आई हो, तो उसने भी यही कहा कि इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है, जब मैं अपने घर जाऊंगी तो इसे ले जाऊंगी। मैंने कहा ऐसा कौन सा पर्सनल सामान है जो सिर्फ स्टोर रूम में ही रखा जा सकता है। अर्पिता और इच्छा दोनों ने मुझे बातों में लगा लिया कि मैं उस कट्टे वाले बात को बिल्कुल भूल सा गया। सुबह में मुझे पता चला कि 2 घंटे बाद इच्छा नेपाल जा रही है। जब इच्छा चली गई तो मैंने अर्पिता से कहा कि वह अपना पर्सनल सामान नहीं लेकर गई, तो अर्पिता ने कहा कि नहीं, वह शायद अपना सामान भूल गई है, कोई बात नहीं, अगली बार आएगी तो ले जाएगी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ गया था कि उस कट्टे के अंदर कोई पर्सनल चीज नहीं है, वह एक छोटा सा कट्टा था। अगर उस कट्टे के अंदर इच्छा का पर्सनल सामान था तो फिर वह अपने पर्सनल सामान को यहाँ भूलकर कैसे जा सकती है। वैसे इच्छा बहुत अच्छी थी। हर बार वह मेरी फिक्र करती थी और अपने पति के साथ ही हमारे घर आती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि उसने जो कट्टा अर्पिता को दिया था उसके अंदर ऐसा क्या था और वह दोनों मुझसे छुपा क्यों रही थी। मैं समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस कट्टे के अंदर ऐसा क्या था? कहीं वह मेरी पत्नी के लिए उस कट्टे के अंदर राशन तो लेकर नहीं आई थी। मुझे अपनी ससुराल वालों से कोई मदद नहीं लेनी थी। मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं था और न ही अपनी ससुराल वालों से कोई सहारा लेना चाहता था। राशन तो यहाँ भी मिल सकता है, तो फिर अर्पिता की बहन नेपाल से ही राशन क्यों लेकर आएगी। मैंने अर्पिता को अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि मुझे कभी भी तुम्हारे मायके वालों से कोई मदद नहीं चाहिए, चाहे मेरा दूसरा हाथ भी क्यों न कट जाए। तुम्हारे लिए और अपने लिए सब कुछ मैं ही करूँगा, कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मैं थोड़ा बहुत चल सकता था क्योंकि मेरी टांग के फ्रैक्चर को थोड़ा थोड़ा फर्क होने लगा था। धीरे धीरे मैं इतना काबिल तो हो ही चुका था कि खुद को संभाल लिया करता था और अर्पिता ने भी मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और ना ही कभी अपनी फैमिली वालों से मदद लेगी। अगर अर्पिता के पेरेंट्स अपनी मोहब्बत से कुछ देते हैं तो उनका प्यार और सम्मान है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनसे कोई मदद नहीं लेंगे।
लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही बात आ गई कि उस कट्टे के अंदर क्या है। और अब तो मुझे इस बात पर भी शक होने लगा था कि अर्पिता ऐसा क्या करती थी जो उसकी मिठाई रोज के रोज 3-4 घंटे में बिकने लगी थी। यही वह मिठाई थी, यही वह दुकान थी और यही वह मोहल्ला था। और इसी मोहल्ले के लोग थे। जब मैं बैठता था तो कोई मुझसे मिठाई खरीदने के लिए क्यों नहीं आता था। और जिस दिन से अर्पिता ने दुकान पर बैठना शुरू किया था 3-4 घंटे में ही सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी। ऐसा भी नहीं था कि अर्पिता अपने आप को भी दिखाने के लिए दुकान पर बैठती थी। वह जब दुकान पर बैठती तो अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया करती थी ताकि उसकी खूबसूरती और उसके खूबसूरत चेहरे को कोई ना देख सके। वह भी दूसरे मर्दों के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि अर्पिता बहुत शर्मीली थी। वह तो कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती थी जिससे उसका शरीर का थोड़ा सा भी हिस्सा दिख सके। वह बहुत ही संस्कारी औरत थी। ऐसा भी नहीं था कि आसपास के आदमी यह सोचकर आ रहे थे कि इस दुकान पर औरत बैठती है। आदमियों से ज्यादा तो औरतें आती थी। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। अर्पिता हर रोज आराम से मिठाई बेचती थी और जितने पैसे होते सब लाकर मुझे दे दिया करती थी। फिर दुकान बंद करने के बाद अगले दिन की मिठाई बनाने के लिए मार्केट से सामान लेने जाती थी। अब अर्पिता ने मिठाई की और भी ज्यादा वैरायटी बनानी शुरू कर दी थी। हमारी दुकान की मिठाइयाँ बिकते हुए लगभग 1 साल गुजर चुके थे। मेरी टांग का फ्रैक्चर भी ठीक हो चुका था और मैं ठीक से चल रहा था। एक दिन मैंने अर्पिता से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ चेकअप के लिए। अर्पिता वैसे तो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ जाती थी, लेकिन मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अर्पिता से कहा कि मैं खुद चला जाऊंगा, तुम दुकान पर बैठो। उसने कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, अगर आपको अकेले जाना बेहतर लगता है तो। मुझे वैसे भी मिठाई बेचनी है, कल होली है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने काम से फ्री हो जाओ, हम दोनों डिनर करने आज रात को बाहर जाएंगे। यह बात सुनकर वह खुश हो गई थी और मैं भी घर से बाहर निकल आया। मैं मार्केट चला आया और मार्केट में आने के बाद एक साड़ी की दुकान पर गया। वहाँ से मैंने एक साड़ी खरीदी। चाहता तो मैं अपनी पत्नी की भी साड़ी ले सकता था, लेकिन वह अपनी साड़ी को पहचान जाती। साड़ी मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि मैं साड़ी पहनकर अपनी पत्नी की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए जाना चाहता था। मैंने एक सुनसान जगह पर खड़े होकर साड़ी पहन ली और घूंघट डालकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया। मैं बड़ी खामोशी से अपनी पत्नी की दुकान पर आ गया था और अपने आप को इस तरह से कर लिया था कि कहीं अर्पिता मुझे पहचान न जाए। मैंने औरत जैसी आवाज निकालकर कहा कि मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे यह जानना था कि कहीं अर्पिता कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। अगर उसने मुझसे पैसे ले लिए और मुझे मिठाई दे दी तो मैं समझ जाऊंगा कि मामला क्या है। वैसे मुझे उस पर ज्यादा शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन शक करना भी जरूरी था क्योंकि मैं भी तो उसी दुकान पर बैठा करता था जिस पर मेरी पत्नी बैठती थी। फिर मुझसे कोई मिठाई क्यों नहीं खरीदता था और अर्पिता से क्यों खरीद रहा था? बस यही बात मुझे परेशान कर रही थी और यही सब जानने के लिए मैंने साड़ी पहनकर औरत के रूप में अपनी पत्नी के पास मिठाई लेने के लिए आया था। अर्पिता को भी यही लगा था कि मैं एक औरत हूँ। उसने कहा कि मैंने आपकी 1 किलो मिठाई पैक कर दी है, इसके अलावा वो आपको कितनी देनी है? मैंने कहा कि क्या कितनी देनी है? अर्पिता कहने लगी कि वही 1 किलो देनी है या 2 किलो देनी है। मैंने कहा कि 1 किलो ही दे दो क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है, इसलिए मैंने वह चीज भी 1 किलो पैक करवा ली थी। मैं पैसे देकर वापस आ रहा था तो वह कहने लगी, अब दोबारा वापस आना, आपको यह चीज बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह प्योर माल है। मैं वह सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उसके कमरे में बैठकर जब वह सामान खोला तो मिठाई के डब्बे में तो मिठाई ही मौजूद थी, लेकिन जब मैंने दूसरा वाला डब्बा खोला तो मैं हैरान रह गया था क्योंकि उसके अंदर 1 किलो फिटकरी मौजूद थी। मेरा दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और वह फिटकरी को देखकर हैरान रह गया, जबकि मैं फिटकरी को देखकर हैरान नहीं हुआ था क्योंकि फिटकरी तो एक नॉर्मल सी चीज है। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम यह क्या उठाकर लाए हो, तुम इसे मेरे घर से ले जाओ वरना यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा यह तो फिटकरी है और फिटकरी होने से किसी के घर में पुलिस कैसे आ सकती है? मेरा दोस्त कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें नहीं पता है कि यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है, यह ऐसी फिटकरी है जिससे औरतें नशा करती है। तुम्हारी पत्नी दुकान में बैठकर गलत काम कर रही है। अभी तो शायद पुलिस को इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी पत्नी यह चीज अपनी दुकान पर बेच रही है। अगर पता चल गया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और इतनी लंबी सजा होगी कि तुम कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। यह सुनकर तो मैं घबरा गया और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था।
क्योंकि मैं बहुत ईमानदार आदमी था, मैं कभी बेईमानी का काम नहीं करता था। तो फिर यह मेरी पत्नी क्या कर रही थी? मैं सोच में पड़ गया था कि अर्पिता के पास यह फिटकरी कहाँ से आई थी। फिर मेरे दिमाग ने काम किया और मैं समझ गया कि हर महीने इच्छा मेरे घर आती है और यह जो कट्टा लेकर आती है, शायद उस कट्टे के अंदर यही फिटकरी होती है। यह चीज वह नेपाल से लेकर आ रही थी। मेरे दोस्त ने बताया कि यह फिटकरी यहाँ पर कहीं नहीं मिलती है, यह सिर्फ दूसरे शहरों में पाई जाती है, क्योंकि दिल्ली में फिटकरी बैन है और कोई भी फिटकरी का व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मामूली फिटकरी नहीं है। ये एक ऐसी फिटकरी है जिसको पानी में मिलाकर पीने से इसका नशा किया जाता है। और इस फिटकरी की एक खास बात यह भी है कि जो भी औरतें ये फिटकरी पानी में मिलाकर पीती है, उसे कभी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। इसलिए फिटकरी का ऐसी ही औरतें सेवन करती है जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता। मैं तो सोचा, तभी तो हमारी दुकान पर ज्यादातर औरतों की भीड़ लगी रहती है। इसका मतलब यह था कि मेरी पत्नी और उसकी बहन, वह दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी। और जो मेरी साली मेरी पत्नी के लिए कट्टा लेकर आती थी, वह भी इसी फिटकरी का कट्टा था। और वह जो चीज नेपाल से लेकर आ रही थी, और वह दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मिठाई के साथ इस तरह की चीजें बेचना कोई अच्छा काम नहीं था। मैं तो इसको मामूली फिटकरी समझ रहा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है, बल्कि ये नशा करने वाली फिटकरी है, यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। और अब मुझे कुछ भी करके इस गलत काम को रोकना था। लोग हमारे यहाँ मिठाई लेने के बहाने साथ ही इस चीज को भी खरीदने आते थे। इसका मतलब यह था कि मेरी मिठाई की दुकान पर सारी नशा करने वाली औरतें आ रही थी, और या फिर कुछ ऐसी औरतें जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। वह औरतें अपने घर वालों से कहती होगी कि हम मिठाई लेने जा रहे हैं, जबकि वह औरतें ये गलत फिटकरी लेने आती थी। उन्हें मिठाई भी मिल जाती थी, अलग से फिटकरी को भी खरीद लिया करती थी। इस फिटकरी के पैसे मेरी पत्नी मुझे नहीं देती थी, शायद अपने पास ही संभाल कर रख रही थी, और मिठाई के पैसे तो वह मुझे रोज दे दिया करती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मेरा दोस्त कहने लगा, अब तुम्हें कुछ भी करके इस काम को बंद करवाना होगा, क्योंकि अगर धोखे से भी पुलिस को इस बात की खबर लग गई तो यहाँ की पुलिस तुम्हारे घर को सील कर देगी और तुम दोनों पति पत्नी को जेल में डाल देगी। अपने दोस्त की बात सुनकर तो और भी मैं घबरा गया था। मेरे दोस्त ने कहा कि यह वाली फिटकरी दिल्ली में बैन है, इसलिए तुम्हारी पत्नी यहाँ ज्यादा पैसों में बेच रही है। मैंने सोचा कि यह बहुत गैर कानूनी काम है, मैं इस तरह का गलत काम कभी नहीं होने दे सकता। मैं फौरन ही घर गया और अपनी पत्नी से जाकर सवाल किया कि तुम्हारी बहन हर महीने हमारे घर क्यों आती है और क्या लेकर आती है। मेरा सवाल सुनकर मेरी पत्नी चौंक गई और कहने लगी, इच्छा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती है, यह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हर महीने मेरे घर आती है। वह झूठ बोल रही थी। मैंने उसको सारी बात बता दी और कहा कि आज मैंने भेष बदलकर तुम्हारी सच्चाई जान ली है कि तुम क्या बेचती हो। मेरी बात सुनकर अर्पिता ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कहने लगी कि मैंने कई दिन दुकान पर बैठकर देख लिया था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था हमारी मिठाई खरीदने के लिए, जबकि मैंने मिठाई बनाने में इतनी मेहनत की थी। मैं इतनी मेहनत से मिठाई बनाती और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी कि लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि हमारी मिठाई शुद्ध मिठाई होती है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और कोई कस्टमर हमारी दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए नहीं आया और हमारा नुकसान होता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने किसी से सुना था कि यहाँ पर फिटकरी बैन है, क्योंकि फिटकरी से नशा किया जाता है और औरतें फिटकरी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी करती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यह फिटकरी मंगा लूं और यहाँ पर बेचूं, तो हमें कुछ फायदा होने लगेगा। अपनी बहन को फोन किया और इस फिटकरी का नाम बताया, तो मेरी बहन नेपाल से ये फिटकरी लेकर यहाँ आ जाती थी। वह कहने लगी कि इसमें कौन सी बुरी बात है, ये फिटकरी यहाँ के लोगों के लिए सोना है और वह लोग हमसे सोने के भाव ही खरीदते हैं, जबकि हमें यह फिटकरी नेपाल में सस्ती पड़ती है। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा कि तुम इस गलत चीज की तारीफ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का काम करते हुए। वह कहने लगी कि अगर हमें फिटकरी बेचने से फायदा हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। मैंने अर्पिता से कहा कि हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं। सरकार ने दिल्ली में फिटकरी को इसलिए बैन किया है क्योंकि यहाँ के लोग गलत दिशा में जा रहे थे, और तुम्हें यह पता है कि इसका नशा करने से इंसान मौत के करीब तक पहुँच जाता है, लेकिन मैं तुम्हें यह काम हरगिज नहीं करने दूंगा। मैंने अर्पिता से कहा कि अगर मेरे भाग्य में पैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से मुझे पैसा कभी नहीं कमाना। आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी, और अगर तुमने यह काम नहीं रोका तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।
मेरी यह बात सुनकर अर्पिता घबरा गई थी। कहने लगी कि हमारे घर में तो बहुत सारी फिटकरी मौजूद है, अब मैं इसका क्या करूंगी। मैंने कहा इसे जला देना ताकि इस फिटकरी के बारे में किसी को पता ना चल सके। मैं अपनी पत्नी को बताया कि इस फिटकरी को बेचने की सजा सिर्फ जेल है और जो यह फिटकरी यहाँ पर बेचेगा उसकी तो जमानत भी नहीं होगी। मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गई थी और उसने वह सारी फिटकरी जलाकर राख कर दी थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन से भी फिटकरी लाने से मना कर दिया था। मैंने वॉचमैन की नौकरी करने के लिए सोचा। मेरा एक हाथ तो ठीक था, इसलिए मैं बैठे बैठे वॉचमैन की नौकरी कर सकता था और अब मैं एक कंपनी में वॉचमैन हूँ। वहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि इस फिटकरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था। अगर पता चल जाता तो हम दोनों पति पत्नी को जेल भी हो सकती थी। मेरी पत्नी ने इस बात की कसम खा ली थी कि वह आज के बाद कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करेगी। अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश रह रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।